नमस्कार, मेरा नाम नितिन कौशिक है। मैं आपको भौतिक विज्ञान के विषय में जो हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसके अंतिम 5 वर्ष के प्रश्न पत्र और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, उनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर जैसा कि नोट डाउन किया हुआ है, हमारा आज का जो लेक्चर सीरीज जो है, जो आज की हमारी श्रृंखला जो है, उसमें हम चर्चा करेंगे बीएससी प्रथम वर्ष को लेके। आगामी दिनों में चर्चाएं बढ़ती रहेंगी, आगे से आगे हम इस सीरीज को बढ़ाते रहेंगे और हमारा जो स्तर जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। इसके तीनों पेपर जो हैं वो हम यहाँ विश्लेषण करके उनको डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी के ऊपर बातें जो है वो करेंगे, ताकि आपका जो पैटर्न जो है आप एक वो समझ पाए कि गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है वो किस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है वो सेट करती है। क्योंकि जो अंतिम गत वर्ष जो है, पिछले कुछ वर्षों में कोरोना काल की वजह से जो हमारा पेपर जो है उसका समय घटा के 1.5 घंटा या फिर ऐसा मान लीजिए 1.5 घंटा जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इस बार जो पैटर्न है उसमें हमें 3 घंटे का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। 3 घंटे जो है वो हमें उसके ऊपर सारा का सारा जो है खेल बढ़ा दिया गया है, या फिर 3 घंटे समय जो है उसको कर दिया गया है। तो इसी को हम आधार मानते हुए चर्चाएं करने वाले हैं आज, विशेष रूप से बीएससी प्रथम वर्ष के ऊपर, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो अन्य कक्षाओं के ऊपर भी पहुंचेंगे। प्रश्न पत्र की सीरीज को प्रारंभ करने से पहले या प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटा सा पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा जो भौतिक विज्ञान का विषय है उसमें प्रश्न पत्र को सेट करने का या प्रश्न पत्र को बनाने का तरीका क्या है, विश्वविद्यालय के द्वारा किस मानक का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। कितने प्रकार के सेक्शंस उसके अंदर हैं और किस प्रकार से उसका प्रश्न पत्र जो है वो बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसके बारे में। हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें सामान्यतः 3 भाग जो है वो किए गए हैं, ए सेक्शन, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शंस में जो टोटल जो हमारे पास अंक भार है इनका वो 45 नंबर्स का है। 45 नंबर जो है वो टोटल आपका एग्जाम होता है। 45 के 3 आपके पेपर होंगे प्रत्येक क्लास के लिए, और 65 का आपका प्रैक्टिकल से संबंधित स्थितियां होती हैं, वो आप पार करके आ चुके हैं, उन बाधाओं को आपने पार कर लिया है। ए सेक्शन की बात करते हैं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक के लिए अंक भार रहेगा 1.5, यानी कि टोटल जो है वो 15 मार्क्स जो है वो आपको यहां से पढ़ने हैं या फिर यहां से आपको प्राप्त होंगे। इसी तरीके से यहां आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आंतरिक रूप से आपको चॉइस जो है वो आपको यहां मिलेगी, अथवा वाले क्वेश्चन जो है वो भी मिलेंगे, और इसमें प्रत्येक अंक का या प्रत्येक प्रश्न का अंक भार जो है वो 15 अंक हो, 3 अंक होगा सॉरी, और इस 3 अंक से टोटल ये सेक्शन जो है वो आपका 15 नंबर का बना। अंतिम सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन करने के बाद में ये आपका हिस्सा जो है ये भी आपका कितना बन गया, 15 नंबर जो है वो यहां से प्राप्त हो गए आपको। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हमारे पास 45 मार्क्स जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करते जाइए। इस पैटर्न को जैसे जैसे फॉलो करेंगे आपका पूरा का पूरा पेपर जो है इसी के आधार पर सोल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं। हमारा जो उद्देश्य जो है वो रहेगा 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है उनका क्या करना, एक तरीके से सॉल्यूशन जो है वो देखना। क्योंकि ये आप आधार मान के चलिए, ये बात मान के चलिए कि जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है वो इस 5 सालों के प्रश्न पत्रों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उनका जो प्रश्न पत्र जो है वो इन 5 सालों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है, एक तरीके से निर्भर करता है। इसमें से आपको, अगर आप 5 सालों के प्रश्न पत्र जो है वो अच्छे तरीके से आपने पढ़े हुए हैं, संभावनाएं बनती हैं कि 70 से 75 या 80% तक आपका प्रश्न पत्र जो है वो यहां से क्या हो जाता है, कवर हो जाएगा। 70 से 75% जो है वो आपको यहां से प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य रहेगा कि इस 45 में से पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 38 से लेके 42 तक का एक
हम आधार मान के चलेंगे, या फिर एक हमने क्या मान लिया है, एक हिस्सा जो है वो इसका मान के चलेंगे, इतना हिस्सा हम सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो आपको पता है कि आपके पास भी नहीं है कि हम पूरा 45 नंबर जो है संपूर्ण सिलेबस जो है उसको कवर कर नहीं पाएंगे। समय की सीमाएं भी आपके पास पता है आपको कि समय की सीमाएं भी हैं, तो इसलिए हम इस रेंज को मान के चलेंगे। ये एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, अगर आप 45 में से 38 से 42 के आसपास अगर आपने अंक प्राप्त कर लिए हैं तो ये आपका एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ये हमारे पास एक तरीके से हमारा एक उद्देश्य जो है, हम इस पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे और इसी को फॉलो करते हुए हम अपना प्रश्न पत्र जो है उसको देखने वाले हैं। आज की चर्चाएं विशेष रूप से मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बीएससी प्रथम वर्ष को लेकर रहेंगी, तो इसी को आधार मानते हुए बीएससी प्रथम वर्ष का पहला पेपर जो है, फर्स्ट पेपर, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपका होने वाला है। आज के पहले प्रश्न के लिए हम इसके ऊपर पहुंचते हैं। देखिए, आशा तो यही है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी अब तक कर ली होगी। अगर नहीं होगी हो पाई है आपका किसी कारणवश, किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से अगर आप पीछे छूट गए तो हम चर्चाएं कर लेंगे। बहुत समय है अभी भी आपके पास पर्याप्त कि अच्छे मार्क्स जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, आज का बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट और इसका पेपर जो है वो पहला पेपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम है, निर्देश तंत्र, या इसको यांत्रिकी जो है वो कहा जाता है, मैकेनिक्स जो है वो भी इसको नाम लिया जाता है, मैकेनिक्स जो है वो भी बोला जाता है। पहला पेपर, आई थिंक शायद जहां तक मुझे आइडिया लग पा रहा है, ये आपका 13 अप्रैल को ये एग्जाम जो है वो होने वाला है, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है या 5 ईयर की जो श्रृंखला है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनता है आपका कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को क्या करिए, परिभाषित करिए। परिभाषा देखिए, पहला हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के। क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपको केवल बोल के बता पाऊंगा, क्योंकि लिखने में हम समय व्यर्थ जो है वो नहीं करेंगे। आप अच्छे से इसको मेमोराइज कर लीजिए, अपने नोटबुक के अंदर इसको क्या कर लीजिए, एक तरीके से उतार सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसी के आधार पर आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इस निर्देश तंत्र को परिभाषित करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो विशेष तरीकों से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसी दिखाई देती है, त्वरण रहित दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जब तक बाह्य बल नहीं होगा, ये कण उस निर्देश तंत्र में त्वरित नहीं होगा, या त्वरित का मतलब गति करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा निर्देश तंत्र आपका क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये आपकी पहली परिभाषा है। पहली परिभाषा इस तरीके से आधारित की जा सकती है। इसके लिए इसका दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा है न्यूटन की गति के नियमों को आधार मानते हुए ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं, लागू नहीं किए जा सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये दो हिस्से हैं इसके, या दो प्रकार की स्थितियां हैं, कण की गति और न्यूटन की गति के नियम,
दूसरे हिस्से के ऊपर चलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आपको यह पता होगा कि जब भी आपको इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं, एक जड़त्वीय, अजड़त्वीय, त्वरित, अत्वरित, या इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियां आपके पास दिखाई देती हैं आपको, तो आप क्या करते हैं, जो अपने पहले सेक्शन के अंदर जो आपने आधार माने हैं, जो मानक आपने माने हैं, उनका क्या कर लीजिए, जस्ट अपोजिट जो है वो प्राप्त कर लीजिए, आपको दूसरी परिभाषा मिल जाएगी। जैसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसका जस्ट क्या करिए, ये जो मानक आप यहाँ स्टैंडर्ड जो है वो सेट करके चले हैं, मानक मान के चले हैं, इनका आपको क्या करना है, अपोजिट जो है वो प्राप्त करना है। और इस अपोजिट को जैसे ही अगर मैं बात करता हूं कि जिसमें कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में कैसे दिखाई देती है, त्वरण रहित दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति जिसमें कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई दे, वो आपका क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा, जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई दिया जाए, दिखाई दे, ये आपका क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है उसकी परिभाषा है। इसी को यहां से अगर इसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यहां से अगर मान के चलेंगे कि अगर यहां वैध नहीं रहते हैं, तो यहां आपके क्या, सॉरी एक मिनट, यहां आपके न्यूटन की गति के नियम जो है वो वैध रहते हैं, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक जो है, यहां थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहां ये जो है वो आपके नियम वैध रहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है उसमें ये नियम वैध नहीं रहते हैं। ये छोटा सा परिवर्तन जो है, मानवीय भूल कई बार हो जाती है क्योंकि समय भी काफी हो गया है, तो इसी वजह से वैध नहीं रहते हैं। ये आपका एक छोटा सा परिवर्तन कर लीजिए इसको। ये आपके दोनों की क्या हो गई है, परिभाषा हो गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब कब आया हुआ है एग्जाम के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये लगभग 2012 से लगातार 13, 14, 16, 18, 19, 22 इन वर्षों के अंदर लगातार गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी ना किसी रूप में रिपीट होता जा रहा है ये क्वेश्चन। तो आप इसकी महत्वपूर्ण, कितना ये महत्वपूर्ण है, ये इसकी महत्वता जो है वो आप जान पाएंगे, कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा। आपको इसको क्या करना है, नोट करके रखना है, या फिर इस प्रकार की स्थिति जो है उसको देखे रखना है। ये दो परिभाषाएं हैं। एक और परिभाषा की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आभासी बल, आभासी या छद्म बल। इसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं, आभासी या छद्म बल की अगर बात की जाए, तो इसके नाम में स्पष्ट है, एक ऐसा बल जो केवल जिसके होने का आभास जो है वो आपको होता हो, वास्तविकता के अंदर ऐसा कोई भी बल कार्य नहीं अगर करता है, या ऐसा कहा जा सकता है कि एक ऐसा बल जो निर्देश तंत्रों की आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, आपको लगता हुआ प्रतीत होता है, वो क्या कहलाएगा, आभासी बल कहलाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जो कैसा हुआ आपके पास, निर्देश तंत्रों की आपेक्षिक गति के कारण, निर्देश तंत्रों की आपेक्षिक गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। वो क्या कहलाता है, आपका आभासी बल कहलाता है। ये तो इन क्वेश्चन जो हैं उनको नोट करिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, या अगला प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चाएं जो है वो करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, वीडियो को पॉज करके, या फिर इसको एक तरीके से रोक के रखिए, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। इसको रिपीट भी कर सकते हैं आप। ये आपके पहला क्वेश्चन जो है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, बीएससी प्रथम वर्ष के लिए, उसके जो मैकेनिक्स पार्ट है उसके क्वेश्चन के आधार पर। इसका दूसरा प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा देख लिया जाए। आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, इसका दूसरा प्रश्न जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक और बात जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूं। हम आधार मान के चल रहे हैं, हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे जो हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो हैं, उनको आधार मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा माध्यम जो है वो हिंदी रहने वाला है।
और अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो हम अपना जो माध्यम जो है, जो लैंग्वेज जो है उसको बाइलिंगुअल कर लेंगे, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के बच्चे जो है उनको इनका लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। देखिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन जो है उस सीरीज का, जो महत्वपूर्ण सीरीज प्रश्नों की सीरीज जो है वो हमने चलाई है, उसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन अधिकांशतः पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है, किसी कोण थीटा से झुके निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण जो है वो प्राप्त करना। ये हमारा प्रश्न रहने वाला है कि रूपांतरण समीकरण प्राप्त करना है जब आपके दो निर्देश तंत्र किसी कोण थीटा से झुके हुए हैं, और ये जो हमारा आधार जो है इसको मैं मान के चलता हूं कि जो निर्देश तंत्र जो है वो आपके कैसे हैं, द्विविमीय निर्देश तंत्र जो है वो आप मान के चलते हैं। 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको आधार मान के चलेंगे। देखिए इसको आपने क्या करना है, एक तरीके से प्रूफ जो है वो इसका करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे, दो निर्देश तंत्रों की कल्पना करते हैं, उनमें एक रिलेशन जो है वो बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन जो है फिर देख लिया जाएगा। सबसे पहले ये मान के चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने कल्पना कर ली है कि एक निर्देश तंत्र है, कोई त्रिविमीय निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं हम, और इस त्रिविमीय निर्देश तंत्र में ये इसके 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। इस त्रिविमीय निर्देश तंत्र में यहां हमें एक बिंदु P जो है वो क्या कर रहा दिया हुआ है, यहां एक बिंदु P जो है उसको हमने माना हुआ है। अब क्योंकि हमें चर्चा ही केवल द्विविमीय निर्देश तंत्र की करनी है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके निर्देशांक x, y जो है वो हमारे द्वारा मान लिए जाए। x और y निर्देशांक हमने इसके मान लिए हैं। यहां ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से निर्देशांकों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस बिंदु P से परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करते हैं, लंब जो है वो डाले जाते हैं क्रम से y और x एक्सिस के ऊपर। तो जैसे ही आपने यहां लंब आरोपित किया, यहां इसका छोटा सा नामकरण करते हैं, ये बिंदु आप A मान लीजिए, ये बिंदु आप क्या मान लीजिए, बिंदु B जो है उसको मान लीजिए। यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां ऐसा माना जा सकता है कि अगर ये आपका निर्देश तंत्र S है या S निर्देश तंत्र अगर इसको मैं मानता हूं, तो ऐसी स्थिति में इस S निर्देश तंत्र के लिए अगर रूपांतरण के लिए इसके समीकरण हमें प्राप्त करने हैं तो हमें इसके कुछ निर्देशांक लिखने पड़ेंगे, और ये कहा जा सकता है कि निर्देश तंत्र S में S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर निर्देश तंत्र में क्या लिखा जा सकता है, मैं ये लिख सकता हूं कि जो x है वो बराबर है किसके, वो बराबर है आपका पी बी के, और पी बी बराबर है किसका, ओ ए के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है o से लेके b वाला जो हिस्सा है y इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए पी जो है वो आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम क्या मानेंगे, अपना समीकरण नंबर 1 जो है उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। ये मान लिया हमने, हमारा समीकरण नंबर 1 जो है वो मिल गया। अब करना क्या है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई एक अन्य निर्देश तंत्र है जो कि थीटा कोण से झुका हुआ है, यानी कि ये स्थिति आप मान सकते हो द्विविमीय निर्देश तंत्र है। तो यहां इसी को आधार मानते हुए इसी मूल बिंदु से हम किसकी कल्पना करते हैं, एक और निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है, या फिर जिसकी स्थिति कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होती है। ये एंगल जो है वो आपको कितना बताया, ये एंगल आपको बताया थीटा, ये एंगल भी आपको कितना बताया गया, ये एंगल भी आपके लिए थीटा है। इसको क्या मान के चलिए, ये मान के चलिए कि ये आपका है एक्स डैश, ये आपका मान लिया हमने वाई डैश, और क्योंकि जेड और जेड डैश जो है उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते, ये संपाती हैं आपके, दोनों एक ही स्थिति के ऊपर रखे हुए हैं। अब क्योंकि निर्देश तंत्र आपका इस बार कौन सा है, निर्देश तंत्र एस डैश जो है
वो है आपका x डैश, y डैश और z डैश है। z डैश और z एक दूसरे के संपाती हैं, तो वो आपके पास ये स्थिति है। निर्देश तंत्र s के अंदर या s डैश के अंदर, s के अंदर हमने लिख चुके हैं, s डैश के अंदर मान लेते हैं ये स्थिति है आपके पास x डैश वाली, तो x डैश किसके बराबर होगा? x डैश को प्राप्त करने के लिए वही काम करेंगे कि इस बिंदु P से लंब आरोपित करेंगे y डैश और x डैश के ऊपर। तो यहां से जब मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर या लंब आरोपित किया, वो यहां आपको प्राप्त हो गया, और यहां से डाला गया लंब जो है वो आपको यहां प्राप्त हो गया। अब फिर से कुछ नामकरण करते हैं। ये बिंदु C मान लिया गया हमारे द्वारा, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? बिंदु D जो है वो यहां मान लिया जाता है। D बिंदु जो है उसको कल्पना कर लेते हैं। क्या लिखा जाएगा या किस प्रकार की स्थिति आप लिख सकते हो? आपके द्वारा ये लिखा जा सकता है कि O से C और P से लेके D वाली ये दूरी कौन सी है? ये आपके पास x डैश है, यानी कि x डैश इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू PD। और इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं? अगर मैं y डैश के बारे में बात करता हूं तो y डैश किसके बराबर हो जाएगा? y डैश बराबर हो जाएगा आपका O से D और P से C, यानी कि OD इज इक्वल टू CP जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, या PC जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? y डैश के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अपना समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरणें आ गई आपके पास, दो प्रकार के रिलेशन जो है वो आपने यहां प्राप्त कर लिए हैं। अब क्या करना है? अब यहां छोटा सा ज्योमेट्रिकल जो काम जो है वो करना है, ज्यामितीय जो है वो काम करेंगे उसको, क्योंकि दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन चाहिए। इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु A पर क्या करते हैं, इसको एक तरीके से चूज करेंगे, और इसको चूज करके ये जो आपका PD जो है, PD जो आपने यहां से P से इस OY डैश के ऊपर जो लंब डाला था, यहां से बिंदु A से लेके हम अब इस PD के ऊपर एक लंब जो है वो आरोपित कर देते हैं, या फिर एक लंब जो है वो यहां इसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो क्या स्थिति बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगा, ये आपका PD है, यहां से मैंने इसके ऊपर एक लंब आरोपित किया, और वो लंब जो है वो आपको इस तरीके से यहां आता हुआ इस जगह पे प्राप्त हो गया। जहां जहां ये इन एक्सिस को काटता है वहां छोटा सा नामकरण जो है और कर लेते हैं। इस पॉइंट को मान लिया हमने बिंदु A, इस पॉइंट को मान लिया हमने अपना बिंदु EABDCD, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट F जो है वो यहां है, इसको हमने मेंशन कर दिया। अब क्या करें? अब यहां देखिए आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा? OAE, यानी कि जैसे ही आपने यहां लंब आरोपित किया, मैं लिखूंगा नहीं, वही तरीका कि लिखने के बजाय मैं आपको बताना में ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मैं आपको समझा देता हूं। लिखना जो है वो आप छोटा सा कैलकुलेशन वगैरह जो है वो अपनी बुक के अनुसार या जहां भी आपको सहूलियत होती है उसके आधार पर इसको कर लीजिएगा। तो क्या करना है, यहां त्रिभुज OAE के ऊपर चर्चा करते हैं। त्रिभुज OAE में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यह दिखाई दे रहा है कि OAE में एंगल EOA और एंगल OAE, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर इन दोनों का योगफल जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। कौन कौन सा? कारण देखिए, क्योंकि ये अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है, एंगल E, तो क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये वाला आपका एंगल और ये वाला एंगल दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर ही बचेगा, क्योंकि एक हिस्सा अगर 90 है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। एक अगर 90 है तो दोनों का योगफल आपके पास कितना होगा? एक तरीके से 90 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो OAE में क्या लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन के अंदर ये लिखा जा सकता है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इंक इसको कोविड के बाद पहली बार जो है यूनिवर्सिटी 3 घंटे का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रही है। तो ऐसी स्थिति में तनाव लेने की भी कोई खासी आवश्यकता नहीं है। इतना टफ पेपर जो है जहां तक उम्मीद है नहीं आएगा। अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की हुई है, अच्छे से आपका अगर सिलेबस आपने कवर किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से मिल जाएंगे, या फिर आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। कुछ ज्यादा तनाव की आवश्यकता जो है वो यहाँ नहीं है आपके। देखिए अब छोटा सा इसका एक काम जो है वो और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप,
आपकी वीडियो की जो स्पीड जो है आपके देखने की, उसको 1.5 या डबल की स्पीड में करके अगर आप देखेंगे, क्योंकि तैयारी आपने की हुई है, केवल एक क्विक रिवीजन की आपको आवश्यकता है, तो डबल के अंदर स्पीड करके भी आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि समय जो है वो आपका बचा रहे, या समय जो है उसकी ज्यादा हानि जो है वो आपको नहीं उठानी पड़े। देखिए कंटिन्यू करते हैं। त्रिभुज ओ ए ई के अंदर क्या लिखा था हमने, एंगल ई जो है वो आपका 90 है। एंगल ई अगर आपका 90 है तो ऐसी स्थिति में एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ओ ए ई किसके बराबर बचेगा, ये आपका 90 डिग्री जो है उसके बराबर बचेगा। इसी तरीके से एक और चीज देखिए, अब एक और चर्चा करते हैं। यहां देखो, ये जो आपने पॉइंट पी है, यहां से एक आपने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला हुआ है, और ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एंगल ओ ए ई, यानी कि ये वाला हिस्सा, मैं थोड़ा सा अलग इसको बनाता हूं, ओ ए ई, ओ ए ई, ये एंगल और एंगल ई ए पी, यानी कि यहां से लेके ए और पी, ये एंगल जो है, इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हैं, इन दोनों को भी अगर आप जोड़ते हैं, तो वो भी आपका किसके बराबर आएगा, वो भी आपका 90 डिग्री के बराबर एंगल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां ये लिखता हूं कि एंगल ई ए पी प्लस एंगल, और कौन सा बचा आपके पास, ई ए पी आपने लिख दिया, ओ ए ई, एंगल ओ ए ई, ये भी किसके बराबर आएगा, ये भी आपका 90 डिग्री जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। एक और चीज, यहां अगर ई ओ ए और ए ई ओ ए, यानी कि ई ओ ए की बात करते हैं, वो आपके थीटा एंगल है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 90 डिग्री के यहां आपको बराबर प्राप्त हो गया है, तो इन दोनों से कंक्लूड करके आप क्या लिख सकते हैं, यहां से कंक्लूड करके आप लिख सकते हैं कि एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू एंगल ई ए पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल जो बचा है आपके पास, यहां ये एंगल आपको कितना दिखाई देता है, थीटा एंगल, या फिर यहां अगर इसको शो कर लेते हैं तो ये एंगल आपको यहां कितना मिल जाएगा, थीटा एंगल जो है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा है। तो इसी को अब आधार मानते हुए अब अपने लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला जो है वो पड़ा हुआ है, तो इसी ट्राइंगल ओ ए ई के अंदर क्या लगाइए, लाल बटा कक्का जो है उसका प्रयोग करिए, और कोस थीटा और साइन थीटा जो है, इनके मान क्या करेंगे, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोस थीटा निकाल लेंगे और साइन थीटा निकाल लेंगे। लाल बटा कक्का लगाइए, जैसे ही लाल बटा कक्का लगाते हैं आप, एल ए एल बटा के ए, तो ये साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है लंब बटा कर्ण के, और जो आपका कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा इक्वल है आपका कोस थीटा इज इक्वल टू है आधार बटा कर्ण, यानी कि जो ये वाला स्थिति है वो आपके पास यहां से आपको प्राप्त हो जाती है। इन दोनों को सोल्व करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, आपके पास स्थिति आती है, यहां से इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कि ओ ई इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, और दूसरा जो है वो हिस्सा बचा आपके पास ई ए वाला, तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका एक्स बन जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि ए ई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ये दो इक्वेशन जो है वो यहां से आपको प्राप्त हो गई हैं, महत्वपूर्ण दो इक्वेशंस हैं, इनका हम आगे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये आपके पास स्थिति जो है वो यहां से आपको प्राप्त हुई। अब इसी को आधार मानते हुए हम आगे की थोड़ी चर्चाएं जो है वो और कर लेते हैं। अब एंगल जो है वो कौन सा, देखिए आप ट्राइंगल उठाइए, ट्राइंगल ए एफ और पी वाला, या फिर ये वाला जो ट्राइंगल बना हुआ है यहां वाला, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, अलग कलर से थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से इसका जो दिखाई जो है वो दे जाए। थोड़ा सा इसको अलग कलर से कर देते हैं, हाईलाइट थोड़ा सा। ये वाला जो ट्राइंगल आपका बना हुआ है, ये स्थिति, ये वाला जो ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल एफ ए पी, एफ ए पी में क्या करेंगे, यही प्रोसेस पूरा का पूरा फॉलो करेंगे, एंगल जो है उसको सेट करेंगे, क्योंकि एंगल आपने यहां थीटा निकाल लिया है, तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इसकी, कि जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ए एफ और पी एफ का मान जो है वो निकाल लेंगे, ए एफ और पी एफ जो है
उनके मान जो है वो क्या कर लिए जाए, यहां से निकाल लिए जाए। वही तरीका रहेगा लाल बटे कक्का वाला। तो अगर ये आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका बना करण की लिए वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, AF। यहां से थोड़ा सा इसको सोल्व करिए। सोल्व जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, AF इज इक्वल टू आएगा y और साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास y कोस थीटा जो है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाता है। ये आपके पास इन दोनों के सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो गए हैं। अब क्योंकि आपको इन दोनों में रिलेशन एक बनाना था तो अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेंगे तो और वो आपका इक्वेशन जो है वो यहां से क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, PD की बात करता हूं, तो PD आपका x डैश है और x डैश को आपको कन्वर्ट करना है, किसकी टर्म में लिखना है, x की टर्म में लिखना है, ताकि आपका निर्देश तंत्र जो है वो चेंज हो जाए। तो यहां से आपने ये लिखा हुआ है कि x डैश इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू, ये वाला जो पूरा PD जो है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है FD प्लस जो आपका बचा हिस्सा वो बचा आपके पास PF जो है वो हिस्सा बचा। ये इक्वेशन बनी। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे तो x डैश के साथ साथ आपको y डैश जो है उसका मान भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इनकी वैल्यू जो है वो आपको यहां इसके अंदर लिखनी है। देखिए अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं, यहां से ये वाला अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो हिस्सा है वो एक दूसरे के बराबर होने वाला है। यानी कि ये जो FD है यहां से लेके यहां वाला और O से लेके ये E वाला हिस्सा, ये दोनों लंबाइयां जो है एक दूसरे के बराबर होने वाली हैं। तो इस FD के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, OE का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे OE प्लस ये क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा, किसके बराबर है, x डैश के बराबर है। मान रख दीजिए, जैसे ही आप इसका मान रखेंगे तो x डैश इज इक्वल टू OE के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, x cos थीटा रख सकते हैं। PF के जगह क्या रख सकते हैं, PF की जगह मैं रख सकता हूं y cos थीटा जो है वो यहां इसके साथ रखा जा सकता है। ये इसकी इक्वेशन जो है वो आपको यहां से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये वाली इक्वेशन जो है वो यहां सोल्व हो जाएगी। अच्छा एक मिनट सॉरी, यहां ये क्या आएगा, y थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। ये आएगा y cos थीटा और ये क्या आएगा आपका y sin थीटा जो है वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ ये y cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट होता है तो ये क्या आ जाएगा आपका y sin थीटा जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं आप, y डैश जो है उसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा स्वयं पुरुषार्थ करिए, इसकी वैल्यू जो है वो अपने आप जो है वो आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आपका द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरण जो है वो इस आधार पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये स्थिति है आपके पास। ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर सकते हैं, इसको आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम अब क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन की महत्वपूर्णता जो है वो इस आधार पर आप मान सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आधार पर, बेस पर कुछ एक चीजें जो है वो आगे भी सॉल्व होने वाली हैं, या कुछ एक चीजें जो है वो आगे इससे रिलेट करने वाली हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारा जो आज का नया अगला क्वेश्चन जो है वो हम मान के चलते हैं, हाँ, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है उसके ऊपर चर्चा करनी है हमें। कब कब आया हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे आपको कि ये प्रश्न जो है वो कब कब परीक्षाओं में पूछा गया है, कब कब ये परेशान करता है बच्चों को प्रश्न, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है वो प्राप्त करनी है, टॉपिक ही मान सकते हो आप। गैलीलियन रूपांतरण जो है पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गैलीलियन रूपांतरण समीकरण 2000 शायद 15 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है।
ये क्वेश्चन जो है रूपांतरण समीकरण 2 बार आया हुआ है, लेकिन इस पे बेस जो है वो क्वेश्चन बहुत बार काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण होती क्या है, एक्चुअल में होता आपके पास ये है कि जब दो निर्देश तंत्र होते हैं और दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति वगैरह करते हैं या एक दूसरे के अंदर जब रूपांतरण किया जाता है, तो गैलीलियन रूपांतरण से मतलब ये है किसी एक निर्देश तंत्र से दूसरे में रूपांतरण करना। दूसरे में रूपांतरण करना, ये क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है वो कहलाते हैं, या गैलीलियन रूपांतरण जो है वो कहलाता है। काफी सारी स्थितियां आपकी बुक में दी हुई हैं, हम केवल एक पे चर्चा करेंगे जो कि हमें आगे प्रयोग भी करना है, वो है स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण, स्थिति का रूपांतरण, और जब स्थिति क्या हो, जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो और फिर उसके बाद में स्थिति को अपनी क्या करें, परिवर्तित करें। स्थिति का रूपांतरण जो है वो देखना है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मान के चलेंगे कि आपके पास दो निर्देश तंत्र हैं, एस तथा एस। इन दोनों निर्देश तंत्रों की स्थितियां ये हैं कि प्रारंभिक समय में ये दोनों संपाती हैं। संपाती होने का मतलब दोनों एक ही स्थान के ऊपर हैं, या फिर ऐसा मान के चल सकते हैं प्रारंभिक स्थिति इनकी ये है कि ये आपका एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर लेते हैं, त्रिविम अगर मानोगे तो त्रिविम मान लीजिए, अगर आप इसको द्विविम के अंदर मानना चाहेंगे तो इसको द्विविम मान सकते हैं। एक्स, वाई और जेड, ये आपका किसकी स्थिति है, ये आपके निर्देश तंत्र एस की स्थिति है। अब होता क्या है, दूसरा निर्देश तंत्र कहां रखा है, जब आपके पास t इज इक्वल टू 0 है, तब ऐसी स्थिति में जो इसका मूल बिंदु O मान लीजिए, जो O है वो बराबर है किसके, आपके O डैश के, और दोनों की स्थितियां एक ही हैं, तो यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर आपका, मैं यहां प्रदर्शित कर सकता हूं कि ये आपका क्या है, थोड़ा सा इसको अलग दिखा देते हैं, तो ये आपके पास क्या है, x डैश है, ये आपके पास मान लिया हमने y डैश है, और इसको मान लेते हैं z डैश है, ये स्थिति है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय पश्चात जो आपका s डैश है वो s के सापेक्ष किसी वेग v से गति करना शुरू कर देता है, किसी वेग v से गति जो है वो क्या कर दी जाती है, प्रारंभ कर दी जाती है, v वेग से गति जो है वो करने लग जाता है। ये तो होता क्या है, ये स्थिति आप मान के चल सकते हो, ये ऐसे रखा हुआ था एक, और ये दूसरा भी इसके पास इसी प्रकार से रखा हुआ है। अब दोनों अपेक्षित गति जब करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और किसी समय t पर मान लेते हैं v वेग से गति करता हुआ निर्देश तंत्र s डैश जो है वो कितना दूरी तय कर लेगा, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, ये पता है, तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, vt दूरी जो है वो दोनों एक दूसरे से तय कर लेंगे, और ये vt अंतराल आएगा कहां, इन दोनों के मूल बिंदुओं के बीच जो है वो vt अंतराल आ जाता है। मान लेते हैं आपके पास ये स्थिति इस बार बन गई है कि यहां ये आपने क्या माना, इस प्रकार की स्थिति यहां मान लेते हैं, ये आपका निर्देश तंत्र जो है वो आपका x डैश मान लिया मैंने, ये मैंने y डैश माना, और ये स्थिति जो है वो आपकी किसकी है, ये आपके z डैश की स्थिति है। ये घटना यहाँ घटित होती है, या फिर इस प्रकार की स्थिति जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब देखना क्या है, आपको ये माना गया था कि इन दोनों में रूपांतरण देखना है। रूपांतरण के लिए एक बिंदु की कल्पना कर लेते हैं, एक पॉइंट जो है वो मान लेते हैं, वही स्थिति हमारी कि पॉइंट P माना, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई इसके निर्देशांक होते हैं, या एक्स वाई जेड इसके निर्देशांक होते हैं। एस फ्रेम के अंदर एस डैश के अंदर क्या होगा, एक्स डैश हो सकता है, वाई डैश हो सकता है, और जेड डैश हो सकता है, ये स्थिति यहां हो सकती है। अब हम यहां कल्पना कर लेते हैं कि जब तक संपाती था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब दोनों के बीच में अंतराल कितना है, ये दूरी जो है वो दोनों के बीच में है आपके पास vt दूरी, v वेग है t समय के अंदर तय की हुई। ये अब आपका क्या है, o डैश है, यहां o डैश बना हुआ है, बिंदु O से जो बिंदु P है इसकी दूरी जो है वो मान लेते हैं आपने किसी स्थिति से देखा और किसी यंत्र के द्वारा आपको पता चला कि ये जो दूरी है वो आपने r पाई है यहां से। इसी तरीके से क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको मैं r वेक्टर मान लेता हूं। इसी तरीके से o डैश से ये जो प्राप्त होने वाली दूरी जो है इसको मैं क्या मान लेता हूं, r डैश वेक्टर जो है वो यहां हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया है। अब रूपांतरण देखना है, दोनों में एक तरीके से रिलेशन देखना है कि r और r डैश किस तरीके से रिलेट करते हैं। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल
सदिश नियमों का क्या करिए, पालन करिए। थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं। ये स्थिति बनी आपके पास कि ये यहां से यहां वाला आपके पास है आर वेक्टर, या थोड़ा सा इसको और परिवर्तित करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएं। ये जो आपके पास स्थिति है ये है आपके पास वीटी वेक्टर, यहां से यहां वाली जो ये स्थिति है ये आपके पास किसकी है, ये है आर डैश वेक्टर की स्थिति, और यहां से ये वाली जो स्थिति है ये आपके पास क्या है, इसको आगे मिलाना था, आगे तक मिला देते हैं इसको, ये वाला इस दिशा में है, ये आपके पास है आर वेक्टर की स्थिति, ये स्थिति है यहां से। अब क्या करना है, सदिश योग नियम लगाइए, और सदिश योग नियम लगाने के बाद में इसका परिणामी वेक्टर जो है वो क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। क्या लगाएंगे कि दो अगर सदिश जो है वो समान दिशा में है तो वो तीसरा इनके परिणामी को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यहां से आसानी से ये लिखा जा सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर माइनस वीटी वेक्टर, या आर डैश माइनस वीटी जो है वो इस रूप में क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है, या सॉरी प्लस आएगा, यहां आएगा प्लस, या फिर आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वीटी। ये स्थिति आपके पास यहाँ इसके प्राप्त हो जाती है। ये यहाँ इस रूप में इसका रूपांतरण समीकरण जो है जब संपाती होंगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है। इसको कोई भी आप अपनी इक्वेशन मान लीजिए, मैं जैसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। इसी तरीके से अब क्योंकि अगर आप बात करते हैं आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर 3 एक्सिस के ऊपर निर्भर करता है, और ये दूरी कौन सी है आपकी, ओपी वेक्टर है, या फिर ओपी वेक्टर इसको माना है आपने। अगर मैं इसको घटकों में वियोजित करता हूं तो ये क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ आर डैश के बारे में बात करें तो आर डैश क्या आएगा, ओ डैश पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब इसी का यहाँ क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप इन घटकों का यहाँ प्रयोग करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वीटी, y डैश इज इक्वल टू y माइनस वीटी, और z डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, z माइनस वीटी जो है इस रूप में लिखा जाएगा। ये इसकी इक्वेशन जो है वो आपको मिल सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। ये आपके पास इसकी स्थिति जो है वो यहाँ मिली हुई है। गैलेलियन रूपांतरण में हम आगे यूज करने वाले हैं वेग के घटक का, तो उसको अगर आप यहां से देखें, अगर मैं यहाँ वेग की बात करता हूं तो अगर आपके पास स्थिति का रूपांतरण है, ये आपकी स्थिति का रूपांतरण है, मैं यही आपको बता देता हूं क्योंकि आप इसका हमें आगे क्या करना है, प्रयोग करना है। ये आपकी स्थिति का रूपांतरण आपने किया हुआ है। स्थिति से अगर वेग की तरफ जाएंगे तो इसका क्या कर सकते हैं, आप सिंपल डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहां डेरिवेटिव किया, डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, वेक्टर क्वांटिटी है, सबके ऊपर वेक्टर आएगा, माइनस में डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल वी या वी टी जो है वो बनेगा। या फिर यहां से आप इसको प्रयोग करके इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल v। यहां अंतर समझिए थोड़ा सा, या थोड़ा सा इसको डिफरेंट दिखाने के लिए इसको u मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग जो है वो इसका u था, या प्रारंभिक वेग u से ये गति करता है। यहां इसको स्मॉल v मान लीजिए, इसको इस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा, और ये आपके वेग की स्थिति जो है वो इस रूप में आपको प्राप्त हो जाती है कि दोनों के बीच में अपेक्षित वेग जितना होगा या जिस वेग से वो गति करेगा उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो यहाँ इसके साथ क्या कर लिया जाएगा, आपके द्वारा लिख लिया जाएगा। ये स्थिति है आपके गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की, या गैलीलियन रूपांतरण जो है उसके ऊपर इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो करनी है आपको। अब आगामी जो प्रश्न है उसके लिए हम कल की क्लास का क्या करेंगे, चयन करेंगे, कल इसके बारे में और चर्चाएं करी जाएंगी। तब तक के लिए आप इन चीजों को पढ़िए, तैयार रहिए, एग्जाम जो है वो लगभग सर पर है आपके, और कमेंट करके बता सकते हैं आप अपना कमेंट जो है, अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं, आपको किस प्रकार की हमारा ये प्रयास जो है रास आएगा या नहीं आएगा, या किस प्रकार की स्थितियां आपको यहाँ लगेंगी, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और एक और चीज, बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ये श्रृंखला, ये कारवां जो है वो निरंतर चलता रहेगा, ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए, समय पर आपका वीडियो जो है, आपका वीडियो लेक्चर जो है आपके पास अगर पहुंचेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।